हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। और रिवाइज करें में आज क्लास 12th का लेसन नंबर 4 ले रहे हैं, भारत के विदेश संबंध। इसका पार्ट 1 आपने देख लिया पहले, जिसमें हमने विदेश नीति की पर चर्चा की और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज किए। आज पार्ट 2 में इसी लेसन के हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में विस्तार से जानेंगे और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। और एक बात और नोट करें कि इसमें सेकंड बुक का पहला लेसन है शीत युद्ध का दौर, उसमें भी यही टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा और विस्तार से है, वो भी मैंने इसी वीडियो में कवर कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइए जानते हैं गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाना चाहा है। गुट प्लस निर प्लस पक्षता। गुट मीन्स गुटों का, अमेरिकी गुट और रूसी गुट। निर मीन्स नहीं और पक्षता मीन्स पक्ष लेना, यानी कि गुटों का पक्ष नहीं लेना। अर्थात ये मैंने वैसे 3 पार्ट्स कर दिए हैं, आप लिखेंगे ऐसे, मतलब नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ जोड़ेंगे। अर्थात विश्व के किसी भी शक्तिशाली गुट में शामिल ना होकर तटस्थ रहना, या शामिल ना होकर राष्ट्रीय हित में स्वतंत्र नीति अपनाना। ये डेफिनेशन इसकी पूरी हो गई। देखिए, गुटनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्षता की नीति, गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तीनों चारों चीजें एक ही हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम नाम भी कहते हैं, जिसका मतलब है नॉन अलाइन मूवमेंट। इसका जन्म कैसे हुआ? गुटनिरपेक्ष इस पेज में से बहुत सारे आपको शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, तो ध्यान से आपने इसको सुनना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म जो है वो भारत में हुआ, यानी कि इसका जनक जो है वो भारत है। इसके जनक यानी कि जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, परंतु इसे एक आंदोलन बनाने में उनके साथ जिन अन्य नेताओं ने उनका साथ दिया वे थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के एंक्रुमा। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा या मल्टीपल चॉइस में आ सकता है क्वेश्चन, तो ये नेताओं के नाम आपको याद होने चाहिए। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना अप्रैल 1900, कहीं सितंबर भी लिखा हुआ है, 1961 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया। इसकी वर्तमान अध्यक्ष निकोलस मादुरो हैं। इसमें अब 120 सदस्य हैं, पर्यवेक्षक भी हैं लेकिन सदस्य ही पूछा जाएगा आपको। 120 हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके अब तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और 19वां सम्मेलन 2023 के अंत में होना निश्चित हुआ है। अब आपको एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है, प्रकृति, स्वरूप या विशेषताएं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। तो पहला है तटस्थता। इसका अर्थ नहीं, इस पे अलग से क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई पश्चिमी देशों ने गुटनिरपेक्षता को जब पंडित नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था तो उसका मीनिंग जो है वो तटस्थता बताकर प्रचार कर दिया था विश्व में, जिसमें भ्रम फैल गया था। बाद में ये भ्रम पंडित नेहरू ने किसी सम्मेलन में भाषण देते हुए क्लियर कर दिया था। तो तटस्थता का मतलब होता है बिल्कुल ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों से या दो देशों के झगड़े से मुंह मोड़ लेना। लेकिन गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि आप ठीक है, आपने दो महाशक्तियों के साथ किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, पर आप हर अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट पे नजर रखेंगे, हर अंतर्राष्ट्रीय मामले विवाद में अपने राष्ट्र हित को सामने रखकर हिस्सा लेंगे। उसका एक एग्जाम्पल आप तटस्थता का ले सकते हैं। जैसे युद्ध हो रहा है तो एक देश कहे कि मैं तटस्थ रहूंगा, यानी कि मैं युद्ध में हिस्सा नहीं लूंगा। लेकिन गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है, हिस्सा वो पूरा लेगी पर दो शक्तियों के गुटों में शामिल नहीं होना, उसको स्वतंत्र रहना है, बस ये है। अगला है शांति में सह अस्तित्व और अहस्तेप की नीति अपनाई जाएगी, यानी कि शांति से दूसरों से मिलजुल कर और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप बेवजह ना करके। राष्ट्रहित और अंतरराष्ट्रवाद,
अंतर्राष्ट्रवाद क्या होता है? पूरे विश्व के बारे में सोचना। राष्ट्रहित मतलब अपने देश के बारे में। दोनों को ही जो है ध्यान में रखा जाएगा। स्वतंत्र विदेश नीति रखी जाएगी अपनी। विश्व शांति प्रमुखता रहेगी। आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का कोशिश की जाएगी। स्वतंत्र निर्णय लिए जाएंगे, जो कि विदेश नीति में भी हम जो है वो स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। उसके कारण से उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, जातिवाद का विरोध करेंगे। जातिवाद का मतलब यह नस्लवाद से है। शक्ति राजनीति से दूर रहेंगे, यानी कि दो शक्तिशाली राष्ट्रों की ये जो गुटबंदी या झगड़े, इनसे दूर रहेंगे। निर्गुट देशों की गुटबंदी नहीं है ये मत नहीं है, मतलब कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जितने सदस्य राष्ट्र हैं उन्होंने एक दुनिया के विरोध में एक गुट बना लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से बंधे होना, ये हर देश की जो कि चाहे वो विकसित है, चाहे विकासशील है, चाहे अविकसित है, उसकी मजबूरी है, उसको अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से मिलकर ही चलना है। हाँ जी, गुट निरपेक्ष आंदोलन के लक्ष्य, उद्देश्य या सिद्धांत कुछ भी पूछा जा सकता है। आंसर इज सेम। हम क्या लिखेंगे? एशिया और अफ्रीका के जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनको महाशक्तियों की लड़ाई से दूर रखना, यानी कि दोनों गुटों से दूर रखना और उनकी संप्रभुता की रक्षा करना। वो देश संप्रभु होता है जिसके ऊपर किसी और का शासन नहीं होता, यानी कि वो किसी के अधीन नहीं होता। विश्व में शांति की स्थापना करना, क्योंकि इससे पहले दो वर्ल्ड वार्स हो चुके थे और जिसमें जो मानसिकता थी देशों की, वो धरती का विनाश, विश्व का विनाश करने की थी। उसको विश्व शांति में बदलना। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। साम्राज्यवाद और नस्ल भेदभाव का विरोध करना। राष्ट्रों में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे हैं, जो अभी देश स्वतंत्र नहीं हुए, तो उनका समर्थन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करना, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, है भी अब। आर्थिक समानता की वकालत करना, यानी कि जो विकासशील और विकसित देश हैं उनके बीच जो है वो आर्थिक समानता होनी चाहिए, आपसी सहयोग होना चाहिए, ताकि ये जो विकासशील और अविकसित देश है ये भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़े। सभी से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की कोशिश करनी है, किसी से दुश्मनी डालने की कोशिश नहीं करनी। निशस्त्रीकरण पर जोर देना। निशस्त्रीकरण होता है जो खतरनाक हथियारों की दौड़ दुनिया में होड़ लगी हुई है, सॉरी, उसके विरोध में जाना। मानवाधिकारों की रक्षा का हमेशा पक्ष लेना। पर्यावरण संरक्षण, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के सिनेरियो में। अगर पर्यावरण है तभी हम मानव जाति है, इसलिए उसके संरक्षण में पूरा पूरा सहयोग देना। इसको अपनाने के कारण क्या थे, गुट निरपेक्षता को? तो ये लक्ष्य और सिद्धांतों, उद्देश्यों के से मिलता जुलता ही है। अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो आंसर। शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहना। आर्थिक पुनर्निर्माण, क्योंकि जब ये नव स्वतंत्र राष्ट्र थे जो, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अगर ये किसी गुटों में शामिल हो जाते हैं तो ये उलझ कर रह जाएंगे उनके झगड़ों में और खुद अपना जो है वो आर्थिक जो है वो विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको अपनाया गया। विश्व शांति की भावना, विश्व में शांति जो है वो बढ़े, इसलिए इसको अपनाया गया। आर्थिक सहायता की ज़रूरत, उस समय नव स्वतंत्र देशों को आर्थिक मदद की भी ज़रूरत थी, तो जिसके लिए वो दोनों गुटों के पास से मदद ले सकता था और ली भी। स्वतंत्र विदेश नीति जो है अपनाई गई, क्योंकि विदेश नीति स्वतंत्र ही रखना चाहिए, ताकि किसी का हस्तक्षेप ना हो। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाना भी था। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन आपको मालूम है कि 120 देशों में अब फैल चुका है और भारत एक बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखता रहा है और इससे उसके मान सम्मान में वृद्धि हुई है। भौगोलिक दशा भारत की ऐसी थी, बहुत सारे देशों की सीमाएं थी, तो जिसके कारण वो है मजबूर था, या यूं कह लीजिए कि उसने स्मार्टनेस दिखाई कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। एशिया का हित साधना, एशिया के हितों को ध्यान में रखते हुए इस नीति को अपनाया जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि किसी भी गुट में जाने के बाद एशिया के जो है मसले जो थे वो सॉल्व होने बहुत कठिन हो जाते। अब आते हैं भारत की भूमिका क्या रही।
एक तो वो जन्मदाता था इसका, भारत में ही गुटनिरपेक्ष जो है आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट तो ये है। देखिए इसमें 2 पेजेज़ पे मैंने काफ़ी बड़ा था ये क्वेश्चन, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है या जो भी हैं, उनमें आसान करके पॉइंट निकाल के यहाँ पर रखे हैं। तो जो बच्चे 12th के हैं या जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबके लिए मैंने ये जो कोई, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आपको उसमें 4 पॉइंट लिखने हैं, 2 लिखने हैं, 6 लिखने हैं, 10 लिखने हैं, या जनरल नॉलेज के लिए मैंने सारा इसके अंदर कि भारत का इसमें क्या योगदान था, बहुत आसान बना के लिखा है। देखिए पहला तो ये जनक ही था। फर्स्ट गुट निरपेक्ष आंदोलन, फर्स्ट शिखर सम्मेलन, इसके 18 सम्मेलन हो चुके हैं ना, तो फर्स्ट शिखर सम्मेलन में तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में बेलग्रेड में। और अब मैंने ना देखो सेकंड डैश, सेवंथ डैश, 10 डैश, इसका मतलब है सेकंड शिखर सम्मेलन, सेवन शिखर सम्मेलन। इतने ज़्यादा पढ़ूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये मैंने सारा लिख दिया है शॉर्ट करके और आसान करके। तो आप यहाँ से नोट करेंगे, जहाँ जहाँ भारत की भूमिका रही है वो सारे सम्मेलन इसमें लिखे हुए हैं। तो ये पेज भी उसी से रिलेटेड है, भारत की भूमिका से। तो जो शिखर सम्मेलन थे वो मैंने ऊपर वाले उसमें लिख दिए, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर जन्मदाता वाले। और फिर इसमें भारत की पहल से अभी अफ्रीका कोष की स्थापना हुई थी, जिसमें भारत ने 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। भारत को अफ्रीका कोष का अध्यक्ष भी 2 बार चुना जा चुका है, 86-89 में। भारत द्वारा पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया था बेलग्रेड में 1989 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्रों को एकजुट रखने में भी भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है कि हमने एक रहना है। गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का भी आयोजन कर चुका है 1997 में भारत। तो इतना काफी है। शीत युद्ध से क्या लाभ उठाया, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा शीत युद्ध से भारत ने क्या लाभ उठाया। ये शीत युद्ध के दौर लेसन नंबर 1 बुक 2 का है टॉपिक। पहला क्या है, आर्थिक पुनर्निर्माण में भारत ने लाभ उठाया, क्योंकि भारत जो है आर्थिक स्तर पर बहुत कमजोर था। और अगर और देशों के बारे में, सभी देशों के बारे में पूछे तब भी यही आंसर है। तो उसको जो है वो दोनों की देशों की ज़रूरत थी, और या वो एक गुट में शामिल होकर दूसरे से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता था, क्योंकि फिर वो उस आर्थिक विकास नहीं कर पाता, झगड़ों में उलझ कर रह जाता। दूसरा स्वतंत्र विदेश नीति को अपनी स्वतंत्र रखना चाहता था, किसी के अधीन नहीं रखना चाहता था, दोनों देशों से आर्थिक सहायता। ये भारत की गुट निरपेक्षता की नीति ही थी कि उसने दोनों गुटों के देशों से आर्थिक मदद ले ली और अपना आर्थिक लाभ कमा लिया। भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। शीत युद्ध का दौर जो था वो जो विश्व की दोनों शक्तियां हैं वो आपस में लड़ रही थी राजनीतिक रूप से। तो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को की शुरुआत करके जो है भारत की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई, भारत काफी मजबूत हुआ। दुनिया में शीत युद्ध समाप्त हो गया है, तो क्या शीत युद्ध के बाद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है, या जरूरत है, या औचित्य है इसका? तो आंसर है यस। तो हम इसके आंसर में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये भी आपकी बुक 2 शीत युद्ध के दौर लेसन नंबर 1 यानी कि उसी का टॉपिक है ये। पहला है, विकासशील देशों के सम्मान व प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अभी भी ये जरूरी है, निशस्त्रीकरण के लिए जरूरी है, विश्व शांति के लिए जरूरी है, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, विकसित और विकासशील देशों के बीच और राजनीतिक राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए अब भी ये प्रासंगिक है। देखिए हमने ये पॉइंट कर लिया कि शीत युद्ध से भारत ने कैसे लाभ उठाया, लेकिन अब ये ओवरऑल है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कूटनिरपेक्षता से भारत को क्या क्या लाभ हुआ, तो हम इसमें लिखेंगे कि इससे भारत वैश्विक मामलों में, यानी कि जो विश्व के अंतरराष्ट्रीय मामले हैं उनमें स्वतंत्र भूमिका निभा सका, नहीं तो गुटों की आपसी राजनीति में उलझकर रह जाता। दूसरा है, इससे भारत को विभिन्न देशों के से आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद मिली है। भारत की अब इच्छा है, या गुटनिरपेक्ष देशों की इच्छा है कि वो कहीं से, किसी भी देश से
आर्थिक मदद ले सके या सभी देशों से आर्थिक मदद ले सके। इससे भारत दोनों गुटों से आर्थिक लाभ लेने में सफल रहा। ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि मान सम्मान बढ़ा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जैसे हमने लाभ किए हैं, यानी कि वो प्लस पॉइंट थे, तो इसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, जिनको हम सीमाएं, हानियां, दोष कुछ भी कह सकते हैं। पहला है, सदस्य देश विकसित देशों को कठोर चुनौती देने में सफल नहीं हो पाए। दूसरा, भारत पाकिस्तान संबंधों ने बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव डाला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। इस यह आंदोलन ईरान इराक युद्ध को नहीं रोक पाया। यह इराक को कुवैत पर हमला करने से भी नहीं रोक पाया। ये कुछ कमियां रही, आप कमियां कह सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप इस चैनल को मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। न्यू सब्सक्राइबर बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।